हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हमें पढ़ना है कक्षा 9 की विज्ञान का पहला पार्ट रसायन विज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं 9-10 में। पहला होता है आपका रसायन विज्ञान, दूसरा होता है जीव विज्ञान और तीसरा पार्ट भौतिक विज्ञान। तो हम पढ़ाएंगे आपको रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपका पहला चैप्टर आता है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो इन तीनों विज्ञान को पढ़ने से पहले हम विज्ञान की परिभाषा जान लें। विज्ञान क्या है? किसी पदार्थ या प्रक्रिया के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध विस्तृत ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है हमें रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहला पाठ हमारा आता है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में या हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं जिन्हें हम द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। और द्रव्य या पदार्थ को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? द्रव्य वह पदार्थ हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है। हमारे आसपास पाई जाने वाली सभी वस्तुएं लगभग द्रव्य हैं। आदिकाल से ही यह धारणा रही है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं या पदार्थ कहलाती हैं। अब पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम केवल अनुभव कर सकते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो वह पदार्थ जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं वह कुछ पदार्थ जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे, नदियाँ, जल, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। तो ये तो हो गए आपके दिखाई देने वाले द्रव्य जिन्हें हम देख सकते हैं। और कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि हवा। हवा का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता है। ये अदृश्य हैं। तो हम द्रव्य को परिभाषित कैसे कर सकते हैं ये देखना है। ब्रह्मांड का वह अवयव, ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, पेड़, हवा, पानी आदि। ये सभी चीज़ें आपकी क्या हैं? द्रव्य हैं या पदार्थ हैं। क्योंकि इन सभी में क्या होता है? अपना निश्चित द्रव्यमान होता है और इनका अनुभव भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं या पहचान सकते हैं इन्हें कि यह कौन सी चीज़ है। और एक और चीज़ होती है कि ये स्थान घेरते हैं। ये हमने नहीं लिखा, ये स्थान घेरते हैं। तो द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं और यह स्थान घेरता है। इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, लोहा, लकड़ी, पेड़, हवा, पानी आदि, ये सभी द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। आदिकाल में
द्रव्य या पदार्थ को 5 मूल तत्वों के रूप में बांटा गया था या बताया गया था। ये 5 मूल तत्व पंच तत्व कहलाते थे, जिन्हें हम कहते हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। पंच तत्व कहलाते थे ये तत्व। ये पंच तत्व कौन कौन से थे? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। और आधुनिक धारणा के अनुसार द्रव्य को भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर बांटा गया। भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर बांटा गया पदार्थ को। तो भौतिक गुण के आधार पर द्रव्य को 3 भौतिक अवस्थाओं में बांटा गया। पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया: ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ व गैसीय पदार्थ या गैस। और रासायनिक गुण के आधार पर भी 3 वर्गों में बांटा गया: तत्व, यौगिक व मिश्रण। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। अब पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम पढ़ लेते हैं। पढ़ना है द्रव्य की परिभाषाओं के अंतर्गत पहले हमें पढ़ना है द्रव्यमान। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। स्थान परिवर्तन के साथ द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। या व्यक्त करते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है भार। भार क्या है? पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, उसे भार कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। स्थान परिवर्तन के साथ भार परिवर्तित होता रहता है। अब हमें पढ़ना है द्रव्यमान तथा भार में संबंध। द्रव्यमान को हम यम से व्यक्त करते हैं और भार को W से व्यक्त करते हैं। तो यदि किसी द्रव्य या वस्तु का द्रव्यमान, यदि किसी द्रव्य का द्रव्यमान यम तथा भार W हो, तो एक फार्मूला होता है W बराबर mg, जहाँ g क्या है? g आपका है गुरुत्वीय त्वरण। जहाँ g को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। स्थान परिवर्तन के साथ
W और G का मान परिवर्तित होता रहता है। W और G का मान स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण इसका हम देखेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। अंतरिक्ष में G का मान, गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम कहते हैं, G का मान 0 होता है। अतः किसी वस्तु का भार अंतरिक्ष में 0 प्रतीत होता है। अतः वस्तु का भार अंतरिक्ष में 0 प्रतीत होता है। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण G का मान अंतरिक्ष में 0 होता है, अतः किसी वस्तु का भार भी अंतरिक्ष में क्या होता है? 0 प्रतीत होता है, 0 लगता है। चंद्रमा पर देखें तो चंद्रमा पर जो वस्तु यहाँ 600 किलोग्राम की होगी, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ 600 किलोग्राम की है, तो चंद्रमा पर जाने पर वह वस्तु 100 किलोग्राम ही रह जाएगी। अर्थात चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 1/6 होता है। G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 होता है। अब हमें पढ़ना है आयतन। पढ़ना है आयतन। आयतन हम कहते हैं किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को हम उसका आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे V से व्यक्त करते हैं। V अब देखिए ये व्यक्त करने वाला क्या सिस्टम होता है। जैसे हमने द्रव्यमान को व्यक्त किया यम से, द्रव्यमान को यम से व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान की अंग्रेजी होती है मास, तो इसका पहला अक्षर लिख देते हैं, यही हो गया इसका सिंबल। और इसी तरीके से भार को W से व्यक्त करते हैं, तो भार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेट। तो इसका पहला वर्ड ले लेते हैं, तो इसका प्रतीक हो गया हमारा क्या? W, इसलिए इसे W से व्यक्त करते हैं। अब आयतन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो इसका पहला वर्ड ले लेते हैं V, तो इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया प्रदर्शित करने का सिस्टम। अगला हमें पढ़ना है ऊर्जा। बंद किया भैया। ऊर्जा किसी वस्तु या व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा जैसे पहले हो गए आपके प्रकाशीय ऊर्जा, पहली ऊर्जा हो गई प्रकाशीय ऊर्जा।
ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से ऊर्जा को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ऊर्जा की अंग्रेजी होती है हमारी एनर्जी। एनर्जी, तो एनर्जी का पहला वर्ड आता है ई, तो इसीलिए इसे ई से व्यक्त करते हैं। अब किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रम के दौरान ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग हमें पढ़ना है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। इसके अनुसार यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा ऊर्जा ई हो, ऊर्जा ई हो, तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार ई बराबर mc², यह एक समीकरण है जिसे हम आइंस्टीन समीकरण भी कहते हैं। तो ई बराबर mc² हो जाता है, जहाँ ई क्या है, ई हम जानते हैं कि क्या है, किसी वस्तु की ऊर्जा है। यम क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है। और सी क्या है, सी को हम कहते हैं प्रकाश का वेग या स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। इसका एक निश्चित मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब इस समीकरण से हम कर क्या सकते हैं, इस समीकरण से यह जान पाते हैं कि हम ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम को आइंस्टीन द्वारा बताया गया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सके। पदार्थ क्या है, पदार्थ जो होता है ये आपका बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ आपका बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि ये आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। पदार्थ के कुछ गुण हैं जिन्हें आप पढ़ लेते हैं। पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं, पहला देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हम जानते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, तो इन कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। पदार्थ में इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण क्या है कि इनके कणों के मध्य आकर्षण बल लगता है। कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए पदार्थ ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस भी होते हैं। आकर्षण बल जिन पदार्थों में प्रबल होता है वह पदार्थ ठोस होते हैं, जिनमें थोड़ा कम होता है वह द्रव होते हैं, और जिनमें ज़्यादा कम होता है आकर्षण बल वह पदार्थ गैस होते हैं। अब देखिए पदार्थ की अवस्थाएं।
पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की मूलभूत 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। अब इन तीनों को हमें पढ़ना है, तो पहले पढ़ते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है कि द्रव्य या पदार्थ के कण जो होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था वाले पदार्थों का आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब ठोस अवस्था के और कुछ गुण हैं जिन्हें पढ़ लेंगे। ठोस अवस्था में पहला गुण क्या है कि इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहते हैं और मजबूती से बंधे रहते हैं इस आकर्षण बल के द्वारा। दूसरा गुण क्या है इसका, ठोस का आयतन एवं आकार निश्चित होता है। क्योंकि आकर्षण बल प्रबल है, इसलिए ठोस के कण नज़दीक होते हैं, इससे ये आपस में बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। अगला गुण है ठोस का संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है, संपीड्यता पदार्थ का वह गुण है जिसे हम कह सकते हैं कि पदार्थ पर कोई बाह्य दाब या बाह्य बल लगाकर पदार्थ की आकृति में परिवर्तन किया जाए। तो ठोस में संपीड्यता बहुत कम होती है, अर्थात इन पर दाब लगाकर इनका आयतन बढ़ाया नहीं जा सकता है। संपीड्यता मतलब दाब लगाकर आयतन को बढ़ाना, दाब लगाकर आयतन बढ़ाना। तो ठोसों में संपीड्यता की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग असंपीड्य होते हैं, मतलब इन्हें दाब लगाकर बढ़ाया नहीं जा सकता है। और एक तीसरा गुण है इसका गर्म करने पर प्रसार या प्रसरण जिसे हम कहते हैं। अगर ठोसों को गर्म किया जाए तो ये प्रसरण मतलब होता है फैलाव, तो ये फैल नहीं सकते हैं, बहुत कम, लगभग 0 के बराबर फैलते हैं। अब दूसरी अवस्था हमारी आती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है, पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य नहीं करता। आकर्षण बल कार्य करता है लेकिन प्रबल नहीं होता है ठोसों के इतना। आकर्षण बल कम कार्य करता है, ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल में कम लगता है और इनमें कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। जैसे ठोस में क्या होता था कि कण पास पास होते थे, नज़दीक होते थे, इनमें रिक्त स्थान बहुत कम होता था। और द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक रहेगा, इसलिए इनमें आकर्षण बल भी थोड़ा कम लगेगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं, द्रव होते हैं, अर्थात इनमें बहने का गुण होता है। आकर्षण बल प्रबल नहीं होता है, इसलिए एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं बीच में खाली स्थान होने की वजह से। तो इसलिए ये क्या होते हैं, बहते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा द्रव का, जैसे जल, तेल आदि। ठोस का एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़ा था। ठोस का एग्जाम्पल हो जाता है आपका लोहा, लकड़ी, बर्फ आदि, ये सभी ठोस हैं। दूसरा गुण संपीड्यता, जो ठोस में था वो द्रव में भी काम करेगा। संपीड्यता, अब संपीड्यता इसमें होती है, द्रव अवस्था में संपीड्यता काम करती है
अर्थात दाब लगाकर आयतन को बढ़ाया जा सकता है। द्रव पदार्थों का आयतन दाब लगाकर बढ़ाया जा सकता है, अर्थात द्रव अवस्था में वस्तुएं क्या होती हैं, संपीड्य होती हैं। फिर तीसरा गुण है आपका प्रसरण। तो प्रसरण आप जानते हैं कि गर्म करने पर कोई वस्तु अगर फैलती है तो इस अवस्था को हम प्रसरण कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह फैलता है बर्तन में थोड़ा, तो इसलिए इसमें प्रसरण का गुण भी पाया जाता है। तीसरी अवस्था होती है आपकी गैस अवस्था। गैस अवस्था में आकर्षण बल लगभग क्षीण होता है, एकदम कम होता है। गैस अवस्था के कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए आकर्षण बल बहुत कम होता है इसमें। दूसरा गुण संपीड्यता। संपीड्यता इसमें अधिक होती है, अर्थात दाब लगाकर इसका आयतन परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम एलपीजी सिलेंडर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, दाब लगाकर ही गैसें भरी जाती हैं, बिना दाब लगाए गैसें नहीं भरी जा सकती। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, अर्थात ये गतिशील रहते हैं हमेशा और अनियमित गति करते रहते हैं, इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। तो गैस के बॉक्स में जब देखते हैं हम सिलेंडर में, तो दाब लगाकर गैसों को भरा जाता है। अगर संपीड्यता का गुण नहीं होता गैसों के अंतर्गत तो गैसों को भरा नहीं जा सकता। इसलिए संपीड्यता गैसों में ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात ये प्रबल संपीड्य होते हैं। दाब लगाकर इनका आयतन परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा गुण है प्रसरण। तो प्रसरण मतलब फैलाव। गर्म करने पर ये बहुत अधिक फैलते हैं, अर्थात इसमें प्रसरण ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।